Good morning, students. In the last class, we had started the topic of fluid connective tissue, and we have discussed the first type of fluid connective tissue, that is the blood. In this particular topic, we had discussed till the platelets. Okay, so today we will be continuing from there on. So yesterday, as we were discussing about blood, I had told you about the different types of components of the blood, that is the acellular part or the plasma we had discussed, and the cellular part, that is the RBCs, WBCs and the platelets that we had discussed. Okay, so today we will be starting with the function of the blood. ठीक है, blood का function क्या होता है? First of all of us know that blood helps to carry oxygen from the lungs to all the parts of the body, and from all the parts of the body back to the lungs. Okay, so it is helping in the exchange of gases. Okay, after that one more very important function of blood is that the blood helps in maintaining the temperature of the body. ठीक है, ब्लड जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, यानी कि थर्मो रेगुलेशन में हमको हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है. ठीक है, उसके अलावा ब्लड का अगला फंक्शन है कि ब्लड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. उसके अलावा ब्लड जो है उसका एक और वाइटल फंक्शन ये है कि ब्लड से निकलने वाला जो टिश्यू फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो है टिश्यू के स्पेसेस के अंदर जाके टिश्यूज़ को मॉइस्ट बना करके रखने में हेल्प करता है. मोरोवर ब्लड जो होता है दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ immunoglobulins that we had discussed in the last chapter, in the last lecture. Okay, so all these are the different functions of the blood. Okay, apart from this, the blood will also act as a buffer. ठीक है, ब्लड के अंदर हम लोगों ने कल कंपोजिशन डिस्कस किया था, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे विल एक्ट एज अ बफर. ठीक है, और हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन करने में भी, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स का पीएच मेंटेन करके रखने में भी ब्लड जो है हमको हेल्प करता है. ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग द सेकेंड टाइप ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द लिम्फ. ठीक है, हम लोगों ने कल ब्लड को डिस्कस किया था. सेकेंड टाइप वी आर डिस्कसिंग टुडे, दैट इज द लिम्फ. लिम्फ जो होता है वो ब्लड का ही एक पार्ट होता है बेसिकली, और बनता कैसे है? ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड की जो कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, ठीक है, कैपिलरीज की वॉल या ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा थिन होती है. ठीक है, उसकी थिकनेस 1 सेल थिक होती है, मतलब कि सिर्फ एक सेल के लेयर से ही जो है ब्लड वेसल्स की वॉल या ब्लड कैपिलरीज की वॉल जो है बनती है. तो इतनी पतली होने की वजह से कई बार क्या होता है कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसका कुछ लिक्विड पोर्शन जो होता है वो ब्लड वेसल्स की वॉल या ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता है. ठीक है, क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा और वो जो है फिर टिश्यू के अंदर के स्पेसेस में जो है घुस जाता है कई बार. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी से छन करके निकलने वाला या फिल्टर होके निकलने वाला जो फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज़ द लिम्फ. ठीक है, अब ये जो लिम्फ होता है ये देखने में कैसा होता है? लिम्फ जो है वो उसके अंदर किसी भी टाइप के सेल्स नहीं होते, मतलब ना आरबीसीज होते हैं उसके अंदर, ना प्लेटलेट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक टाइप के, यानी कि जो हम लोगों ने ए ग्रैन्युलोसाइट में कल पढ़ा हुआ था, पिछले क्लास में हम लोगों ने ल्यूकोसाइट्स पढ़े थे. ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनमें से भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर प्राइमरीली प्रेजेंट इन द लिम्फ. तो लिम्फोसाइट्स जो हैं क्योंकि वो ए ग्रैन्युलर होते हैं, कलरलेस होते हैं, इसके वजह से लिम्फ जो होता है उसका भी अपीयरेंस कुछ वैसा ही होता है, वाइटिश या पेल येलो टाइप का कलर जो है वो लिम्फ का होता है. ठीक है, अब लिम्फ जो है उसके सर्कुलेशन के लिए, लिम्फ पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो उसके सर्कुलेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक
सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज है, वेन्स हैं, तो वैसे ही लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो ये जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम्स में भी वेसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम की एक स्पेशलिटी क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम में नोड्स होते हैं। अब ये नोड्स क्या होते हैं, नोड्स यानी कि सिंपल हिंदी में अगर हम लोग बोले गठान, ठीक है। तो ये जो नोड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे बॉडी में मेजर जॉइंट्स हैं, ठीक है। लाइक हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारे एल्बो का जॉइंट है, ठीक है, हमारे नी का जॉइंट है, हिप का जॉइंट है, एंकल का जॉइंट है, ठीक है, या हमारे गर्दन का जॉइंट है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे बॉडी में मेजर जॉइंट्स प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पर हमको लिम्फ नोड्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। वहाँ वहाँ पर क्या मिलेंगे, हमको लिम्फ नोड्स मिलेंगे। अब ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये वो लोकेशन या ये वो एरिया होता है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का एक्यूमुलेशन होता है, उनकी मैच्योरेशन जो है वो भी कहाँ पर होती है, लिम्फ नोड्स में होती है। तो लिम्फोसाइट्स के बफर के जैसा या लिम्फोसाइट्स के स्टोर हाउस के जैसे जो है ये लिम्फ नोड्स एक्ट करते हैं। उसके अलावा क्योंकि लिम्फोसाइट्स हैं तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई पैथोजन की एंट्री हमारे बॉडी में हो जाती है तो उसको लोकलाइज करना और उसको हमारे बॉडी के अंदर से रिमूव करने का जो काम होता है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन द लिम्फ नोड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब लिम्फ जो होता है क्योंकि ए सेल्यूलर है, सिर्फ लिम्फोसाइट्स ही उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका मेजर एज सच कोई फंक्शन नहीं है। बट लिम्फ जो होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, तो कुछ ना कुछ तो रोल प्रोवाइड करता होगा, कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करता होगा, ठीक है। लिम्फ जो होता है सबसे पहले तो लिम्फोसाइट्स के प्रेजेंस के वजह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिनसे किसी न किसी तरीके का हार्मोनल या एंजाइमेटिक सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है, तो ये सारे सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते हैं। ये सारे के सारे सिक्रीशंस कहाँ पर जाते हैं, ये जाते हैं लिम्फ के अंदर। तो ये सारे सिक्रीशंस जो है ऑर्गन से निकल के पहले लिम्फ में जाते हैं और अल्टीमेटली लिम्फ जो है बाद में जाकर के ब्लड से मिल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा मेजर ऑर्गन से निकलने वाले जो एक्सक्रीशंस है, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह हैं, वो भी पहले कहाँ पर डंप होते हैं, वो भी लिम्फ में ही डंप होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई बार लिम्फ जो है वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करने का काम कर सकता है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लिम्फ एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिम्फ. After this we will be starting the next topic, that is the muscular tissue. Okay, the next topic is the muscular tissue, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, सिकुड़ना। लाइक दिस स्पॉन्ज दैट आई एम हैविंग, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस एंड इट कैन अगेन रिलैक्स लाइक दिस। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फंक्शन है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मस्कुलर टिश्यू विद इन आवर बॉडी, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कह रहे हैं तो ऐसी क्या बात है मस्कुलर टिश्यू में कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसका स्ट्रक्चर ही स्पेशलाइज्ड होता है, इस तरीके से मॉडिफाइड होता है, इस तरीके से स्पेशलाइज्ड होता है वो स्ट्रक्चर, सो दैट मसल टिश्यू जो है वो एक्सपैंड और रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। अगर हम लोग मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर को देखें तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है
उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। अगर हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करें तो पहले सेल के बारे में बात करते हैं। तो एक अगर मसल सेल को हम लोग कंसिडर करें, दिस इज द फिगर ऑफ मसल सेल, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये टिश्यू का डायग्राम नहीं है, ये मसल सेल का डायग्राम है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल मसल सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज नोन एज सार्कोलेमा, ठीक है। मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज नोन एज सार्कोलेमा, ठीक है। अब मसल सेल के अंदर क्या होता है, मसल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, क्योंकि मसल्स जो है उनको कंटिन्यूसली एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, हमारे बॉडी को मूवमेंट हमारे बॉडी में प्रोवाइड करना है, तो मसल सेल्स को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, ठीक है, वो भी मसल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। उसका रीज़न क्या है बताऊंगी मैं। उसके अलावा मसल सेल्स जो होते हैं, मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाले इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं जो मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं मसल सेल के अंदर, ठीक है, दीज फाइबर्स आर नोन एज मायोफिब्रिल, ठीक है। मसल सेल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं, ठीक है। अब हर मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, इंडिविजुअल मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो इसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, और एक्चुअली ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मायोफिब्रिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और अगर मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो पूरा मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और जब बहुत सारे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो फाइनली जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, मायोफिब्रिल के अंदर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो सेल है मसल सेल उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, और इवेंचुअली जो मसल टिश्यू है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन, ठीक है। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब ये जो एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन जो है थिन होता है और मायोसिन जो है वो थिक होता है, ठीक है। तो दिस वन ओवर हियर इज द एक्टिन एंड दिस वन ओवर हियर इज द मायोसिन, ठीक है। एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट्स होते हैं और मायोसिन जो है वो थिकर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दिस मच आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक। अब मैंने एक और चीज़ क्या बोली थी, मैंने बोला था कि मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है, साथ साथ इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट किस लिए होता है, एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर कैल्शियम आयंस का रेजर्वॉयर होता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रही हूँ, मसल सेल के बारे में बात कर रही हूँ। तो मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें कैल्शियम आयंस का रेजर्वॉयर होता है। कैल्शियम आयंस जो है लार्ज क्वांटिटी में स्टोर होते हैं, ठीक है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है,
कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस के बगैर, बिना कैल्शियम आयंस के एक्टिन और मायोसिन जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है तो वो कैल्शियम के ही प्रेजेंस में होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, मसल सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, सो दैट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है एक्टिन और मायोसिन का ये हो सके। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल सेल। तो बहुत सारे मसल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मसल सेल्स जो है वो लीनियर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, ऐसे रोज के पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे मसल सेल्स मिलते हैं तब क्या बनता है, फाइनली बनता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और एक्टिन और मायोसिन जो है दे आर द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स, ये दे आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो सेल भी करेगा, और अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो मसल टिश्यू जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो है ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वी आर हैविंग द स्ट्रिएटेड और skeletal और voluntary muscle। ठीक है, सेकेंड वी आर हैविंग what, we are having the smooth or the involuntary muscle, and third we are having the cardiac muscle। 3 types of muscles we are having, 3 types of muscular tissue we are having. First is the striated, skeletal or voluntary muscle, second is smooth or involuntary muscle, and third is the cardiac muscle. So one by one we are going to have a brief description of them all। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्ट्रिएटेड या स्केलेटल या वॉलंटरी मसल पे। ठीक है, ये जो मसल टिश्यू है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बोलें तो नाम से ही हमको समझ आ जाना चाहिए। पहला है वॉलंटरी मसल्स, तो ये जो मसल्स है ऐसे मसल्स है विच वी कैन कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्केलेटल लिखा है, स्केलेटल मतलब अगर हमको मूवमेंट करना है, वॉलंटरी मसल है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं ये हमारे स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं, हमारे बोन्स से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर ये हमारे बोन्स से जुड़े हैं और हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं तो मतलब हम अपने बॉडी के मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सी द वे आई एम टॉकिंग, द वे आई एम मूविंग, द वे आई एम राइटिंग, ये सारे के सारे मूवमेंट्स क्या है, मेरे कंट्रोल्ड मूवमेंट्स है, मेरे कैलकुलेटेड मूवमेंट्स हैं कि भाई मेरे को इतना दूर चलना है, या इतना मेरे को अपना हाथ हिलाना है, या मुझे इस तरफ देखना है, ठीक है, या मुझे उस तरफ चल के जाना है। तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स क्या है, मेरे कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं। तो अगर मैं अपने मसल्स को कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है, और ये जो मसल्स है इन टर्न स्केलेटन से कनेक्टेड है, तो मसल्स के हेल्प से मैं अपने बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ वाई बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द स्केलेटन, दे आर ऑल्सो नोन एज द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, एंड थर्ड, वाई आर वी कॉलिंग देम एज स्ट्रिएटेड मसल्स, ये जो मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, मसल के जो फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर बेसिकली क्या दिखता है हमको, इनके अंदर इस तरीके से हमको बैंडिंग दिखती है, मतलब कि ऐसा हॉरिजॉन्टल हमको जो है इसके अंदर डिज़ाइन दिखता है, पैटर्न दिखता है।
ठीक है। ये पैटर्न या ये डिज़ाइन होने की वजह से ये जो पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग देम एज स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस यानी स्ट्रिएट होना मतलब लाइनिंग होना। तो ऐसे मसल के टिश्यू जिसके सेल्स में इस तरीके के स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, तो उस तरीके के मसल को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिएटेड मसल बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हमको मतलब पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न किस चीज़ का होता है, ये होता है एक्टिन और मायोसिन का। तो एक्टिन और मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो जो है अल्टरनेट मैनर में जो है इस सेल के अंदर अरेंज्ड रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहते हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से क्या बनता है, डार्क और लाइट बैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिएटेड मसल बोल रहे हैं। हमारे स्केलेटन से कनेक्टेड है इसीलिए स्केलेटल टिश्यू मसल टिश्यू बोल रहे हैं। और क्योंकि इन मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसीलिए हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं, वॉलेंटरी मसल्स बोल रहे हैं। ठीक है। अब इनका लोकेशन कहाँ होता है, जहाँ पर भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं। ठीक है। जहाँ पर भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स है वहाँ पर ये सारे मसल्स प्रेजेंट रहेंगे। जहाँ पर से हम अपने बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आवर फिंगर्स, आवर टोज, हमारा एंकल, हमारा नी, हमारा हिप, हमारा बैक, ठीक है, या हमारे शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट होता है, हमारी गर्दन होती है। ठीक है। तो जहाँ पर भी जिस जगह पर भी हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर से हम मूव कर सकते हैं बॉडी को, उस हर जगह पे हमको वॉलेंटरी मसल या स्केलेटल मसल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, सिंपली स्केलेटल टिश्यू का फंक्शन है हमारे बॉडी में मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। सेकेंड हम लोग आते हैं स्मूथ या इनवॉलेंटरी मसल्स पे। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू जो है उसमें इस तरीके के स्ट्रिएशंस जो हैं वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लाइक दिस। और इनके जो एंड्स होंगे वो ब्लंट होंगे। ठीक है। इस तरीके से सडनली एंड हो जाता है ये, इसके एंड्स जो हैं वो ब्लंट होंगे। तो इसको अगर हम लोग स्मूथ या इनवॉलेंटरी मसल से कंपेयर करें तो सबसे पहली बात, ये जो मसल टिश्यू है इसको स्मूथ मसल टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके के स्ट्रिएशंस नहीं होते। ठीक है। और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। इस तरीके से स्पिंडल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ठीक है। स्पिंडल टाइप स्ट्रक्चर होता है, बीच से चौड़े और एंड से एकदम टेपर्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्मूथ मसल टिश्यू का। ठीक है। उसके अलावा इसको इनवॉलेंटरी मसल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी है इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं रहते ये मसल्स। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम एज द इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर वाइज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रिएटेड मसल जो था उसके एंड्स ब्लंट थे और स्मूथ मसल जो था इसके एंड्स जो हैं वो टेपर्ड है। अब अगर हम लोग स्ट्रिएशंस की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिएशंस हैं लेकिन यहाँ पर स्ट्रिएशंस नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं वो इस तरीके से लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। लीनियरली एक दूसरे के एडजेसेंट अरेंज्ड होते हैं। तो लीनियरली अरेंज होने की वजह से इनमें पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए हमको स्मूथ मसल टिश्यू जो है इसमें स्ट्रिएशंस देखने को नहीं मिलते। ठीक है। उसके अलावा और अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये जो स्केलेटल टिश्यू है इसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि ऊपर, नीचे या सेंटर कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जो स्मूथ या इनवॉलेंटरी मसल है उसमें भी एक ही न्यूक्लियस रहता है लेकिन वो बिल्कुल मसल सेल के सेंटर में रहता है। ठीक है। अब स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में हम लोग बात करें, उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है। ईसोफेगस, हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स। ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम लोग बाकी ऑर्गन्स के बारे में बात करें कि हमारा जो फीमेल्स में जो यूट्रस होता है उसके अंदर होता है, हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरेटर्स में, यूरिथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में होता है,
ठीक है। उसके अलावा मेल्स में टेस्टिस के आसपास प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो लिवर और पैंक्रियास के आसपास जो है वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पे हमारे बॉडी में मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन उस मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे सारे प्लेसेस में जो है इनवॉलेंटरी या स्मूथ मसल जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब स्मूथ मसल का फंक्शन क्या है? स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इनिशिएट करने का, जनरेट करने का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो जनरेट हो रहा है वो भी किस वजह से होता है? स्मूथ मसल्स के वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम लोग बात करें तो स्मूथ मसल्स जो है वो मेजर ऑर्गन्स के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं और डिफरेंट मूवमेंट्स को जनरेट करने का काम जो है वो करते हैं। जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर खाने की जो चर्निंग होती है, खाने की जो मिक्सिंग होती है वो किसके एक्शन से होती है? वो स्मूथ या इनवॉलेंटरी मसल्स के एक्शन के वजह से ही होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज द कार्डियक मसल, ठीक। कार्डियक मसल जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में होता है, ठीक है। कार्डियक मसल एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे हार्ट में होता है, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ स्केलेटल मसल के जैसा ही होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है कि स्केलेटल मसल जो है उसमें ब्रांचेस नहीं होते, लेकिन कार्डियक मसल जो होता है, कार्डियक मसल में हमको इस तरीके से ब्रांचेस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल में ब्रांचेस नहीं है लेकिन कार्डियक मसल जो है उसमें हमको ब्रांचिंग देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी हमको इस तरीके से जो है एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रिएशंस, डार्क और लाइट बैंड जो है हमको देखने में मिलता है, लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा और एक वेरिएशन कहाँ पर आता है कि जैसे स्केलेटल मसल था, इसमें सिंगल न्यूक्लियस था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट, स्केलेटल मसल जो है इट इज़ हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है। स्केलेटल मसल इट इज़ हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियस, बट the cardiac muscle it will be having single nucleus only, और ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रांचेस जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो लैटरल ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अंदर नहीं, इंडिविजुअल जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होगा, ब्रांचेस के अंदर हमको जो है न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस का कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होगा यहाँ पर, और न्यूक्लियस जो है इट विल बी डिस्पर्स्ड ऑल अलोंग द लेंथ, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब कार्डियक मसल का काम क्या है, ठीक है। लोकेशन तो उसकी हार्ट हो गई, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ब्रांच्ड होता है, स्ट्रिएशंस होते हैं और ये भी यूनिन्यूक्लिएट होता है, ठीक है। अब कार्डियक मसल का फंक्शन क्या है? कार्डियक मसल जो है वो कंटिन्यूसली बिना रुके, ठीक है, इट विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फीटस बनता है, तो फीटस बनने के टाइम से कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना स्टार्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिर्फ तभी बंद होता है जब पर्सन की डेथ हो जाए। तो ऑल अलोंग आवर लाइफ कार्डियक मसल जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है, ठीक है, हमारे पूरे लाइफ के स्पैन में। उसके अलावा कार्डियक मसल जो है इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन अपने आप प्रोड्यूस कर लेता है, मतलब कि हार्ट की बीट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन की वजह से होती है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है वो अपने आप जनरेट करना, ये भी कार्डियक मसल की एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है। और कार्डियक मसल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि कार्डियक मसल जो है वो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड पंप करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तीनों मसल टाइप्स के बारे में,
स्केलेटल या वॉलेंटरी मसल जो है इसमें बहुत जल्दी फैटीग आ जाता है। फैटीग आने का मतलब ये जो मसल्स हैं ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, थोड़े ही देर में ये जो मसल्स हैं ये थक जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा लिखने में क्या होता है कि ये जो वॉलेंटरी या स्केलेटल मसल्स हैं इनका यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा लिखोगे तो थोड़ी देर में हाथ दर्द होने लगता है, क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके वजह से हमारे मसल्स में फिर पेन होता है। तो स्केलेटल मसल्स बहुत जल्दी फैटीग हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। फिर स्मूथ मसल्स जो हैं इनके अंदर बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। मतलब इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्टेड सिचुएशन में जो है स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना थके हुए। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स जो हैं उनमें भी फैटीग होता है, लेकिन उनमें फैटीग बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, सिमिलरली कार्डियक मसल्स के बारे में बात करें तो कार्डियक मसल्स जो है ऑल थ्रू आवर लाइफ दे विल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट एनी टाइप ऑफ फैटीग। बिना थके ज़िंदगी भर ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, so with this we have completed the topic of muscular tissue also. I hope all these topics or all these types of muscular tissue it is clear to you. In the next class we will be discussing about the last type of animal tissue, that is the nervous tissue. Till then, if you are having any types of doubt, you can definitely ask me. Thank you.